हमारा चैप्टर आज पीजीबीपी और पीजीबीपी में हम कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन को आज डिस्कस करने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन किस तरह से कंप्यूट होता है। तो बच्चों एक माइंडसेट सबसे पहले आप लोग क्लियर कर लें। आपने वो जो अकाउंट बना के वो जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा और साथ में आप एक एसेट अकाउंट बनाते थे और हर साल सेल परचेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते थे। बच्चों यहाँ सिस्टम वैसा नहीं है। इनकम टैक्स में जो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का तरीका है वो बिल्कुल अलग है और उसी को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एक साथ आए हैं। तो आप लोगों को ये बात बहुत सिंसियरली ध्यान रखनी है कि भाई अपना दिमाग पहले बिल्कुल खाली कर लो। पुराने प्रोविजंस को कंपेयर करने लगोगे तो कंफ्यूजन होगी। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन का मेथड बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अकाउंट। तो बिल्कुल भी अपने माइंड को पहले खाली कर लो, पुराना जो डेप्रिसिएशन में पड़ा है सब भूल जाओ और जो अब मैं समझाऊंगा उसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, ध्यान देते हैं बच्चों। तो कुछ कंसेप्ट में बताए थे। इनकम टैक्स में जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं ऑफ डेप्रिसिएशन, बच्चों कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले ओपनिंग WDV रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट आती है। सर ये तो हमें पता है बिल्कुल। ऐड क्या करते हैं? परचेजेस, हम इसे एक्विजिशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्विजिशन ऐड होगा। लेस करते हैं सोल्ड या फिर इंश्योरेंस क्लेम, अगर एसेट डैमेज हुई है तो इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा तो माइनस होगा। सर सेल से पहले डेप्रिसिएशन नहीं लगाते? जिस दिन सेल हुआ है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन नहीं बच्चों, तभी मैं कह रहा हूँ पुराने वाला भूल जाओ। सेल को माइनस कर दोगे तो आ जाएगी बैलेंस WDV। सर अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं लगा? नहीं लगा बच्चों अभी तक डेप्रिसिएशन। पहले हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, परचेज की और सेल की, फिर इसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी मेनली आपका दो तरह का है, एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है आपका और दूसरा एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है। सर मतलब दो बार डेप्रिसिएशन लगता है सेम एसेट पे? बिल्कुल, सभी केसेस में नहीं, सिर्फ कुछ एसेट्स पे। कुछ एसेट्स पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी लगता है और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगता है, दो बार लगता है। और जो बैलेंस बचेगा बच्चों, जो बैलेंस WDV आएगी ये आपकी क्लोजिंग वैल्यू होगी एसेट्स का आंसर। ये पॉइंट तो क्लियर। सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू को लिखेंगे, ऐड करेंगे परचेज को, एक्विजिशन को, लेस करेंगे सोल्ड को, माइनस को, जो बैलेंस WDV बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल एडिशनल डेप्रिसिएशन, इनको माइनस करने के बाद बैलेंस WDV है। बच्चों ये था फर्स्ट स्टेप। चलो अब इसको हम बुक में से समझते हैं। जो नोट्स आप लोगों को मैंने शेयर किए हुए सबके पास हैं, वॉल्यूम नंबर 2 में पेज नंबर 142 के लास्ट में देखें क्या लिखा हुआ है। जिनके पास नोट्स नहीं है उनको मिल जाएंगे। बच्चों क्या लिखे? राइट ए नोट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है बच्चों? सेम एसेट, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। हाँ जी, सेम काइंड ऑफ एसेट प्लस सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों अगर किसी एसेट, कुछ एसेट्स की ये दोनों चीजें सेम है, सेम टाइप ऑफ एसेट है और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो उसे क्या कहेंगे? ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो इसको याद करो, सबसे पहले ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होती है? सेम काइंड ऑफ एसेट प्लस सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज नोन एज ब्लॉक ऑफ एसेट। देन बच्चों नीचे कंसेप्ट पे चल रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। Done. देखो ये बच्चों अब ध्यान देना। सिचुएशन 1, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट ABC। बच्चों तीन प्लांट है यहाँ पर। सर तीनों की कैलकुलेशन अलग अलग नहीं करेंगे? नहीं, सेम काइंड ऑफ एसेट एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक साथ कैलकुलेशन होगी, सिंगल ब्लॉक बनेगा। एसेट्स के ऊपर ब्लॉक बनता है, सेम काइंड ऑफ एसेट एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम ब्लॉक कंसिडर होगा। बच्चों तीन एसेट्स है, तीनों की वैल्यू एक साथ दी हुई है, अलग अलग नहीं दी। ठीक है, फिर सर आपने अभी लिखवाया था, आपने अभी बताया था कि जो ओपनिंग WDV होगी, आपने अभी लिखवाया था कि जो ओपनिंग WDV होगी उसमें क्या ऐड करेंगे? परचेज ऐड करेंगे और क्या माइनस करेंगे? सोल्ड माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? बैलेंस WDV आ जाएगी। यही बताया था मैंने। फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगी? क्लोजिंग WDV आ जाएगी। बच्चों वही स्टेप फॉलो किए हुए हैं। सबसे पहले ओपनिंग WDV, परचेजेस ऐड कर दी, सोल्ड को माइनस कर दिया,
बैलेंस WDV आ गई, उस पर डेप्रिसिएशन लगा लिया, और डेप्रिसिएशन के बाद क्या आ गई, क्लोजिंग WDV। दिस इज द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है। तो अब ये देख रहे हो एक से ज्यादा एसेट्स हैं, सेम काइंड ऑफ एसेट्स हैं, सेम काइंड ऑफ एसेट। बच्चों इन पर डेप्रिसिएशन का रेट भी सब पर सेम है। अभी धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी जैसे जैसे मैं प्रोविजंस बताऊंगा। सेम रेट ऑफ, सर ये डेप्रिसिएशन के रेट कहाँ गिवन है बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है। मैं अभी आपको टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल में गिवन है कि किस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है सर, हमें सीक्वेंस याद हो गया। सबसे पहले ओपनिंग WDV आएगी, जितनी भी एसेट्स हैं सेम काइंड ऑफ एसेट्स ऐड करके लिख देंगे, फिर उनकी परचेजेस को ऐड करेंगे, सोल्ड को माइनस करेंगे, बैलेंस WDV आ जाएगी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो क्लोजिंग WDV आ जाएगी। बच्चों ये तो सिंपल था, सिंपल मेथड ब्लॉक ऑफ एसेट्स में इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लगाने का। अब कुछ पॉइंट्स अराइज होते हैं, मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना बच्चों। लास्ट वार्निंग है मेरी, जिनकी वीडियो ऑफ है मैं रिमूव करूंगा और वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, फिर मत कहना इंपॉर्टेंट क्लास स्किप हो गई। सत्या बिना आपकी भी वीडियो कनेक्टेड नहीं है। यस बच्चों ध्यान दें। तो हम लोग पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल एसेट्स की कैलकुलेशन अलग अलग नहीं होती। यहाँ पर आप देखो, हमने सिर्फ प्लांट ए बेचा है, क्या हमने प्लांट ए का प्रॉफिट लॉस निकाला? सर नहीं निकाला, सीधा हमने प्लांट ए सेल हो रहा है तो उसे माइनस कर दिया। आप नॉर्मल केसेस में क्या करते थे, जब कोई एसेट सेल होती थी तो उस पर प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करते थे, आप अलग से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते थे। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ इनकम टैक्स में अगर कोई एसेट सेल होती है तो उस पर अलग से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ हम पूरे ब्लॉक को लेकर चलते हैं। सर फिर इसमें भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है? होता है, आगे केसेस में डिस्कस करूंगा, उनमें प्रॉफिट भी अराइज होगा, लॉस भी अराइज होगा। ये सिंपल केस था, बस इसमें सीक्वेंस याद करवाया मैंने। देन सेकंड केस देखते हैं, ध्यान देना बच्चों। सिचुएशन 2 है, हमें ओपनिंग वैल्यू दी हुई है तीन प्लांट्स की, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी। ईयर के बिगिनिंग में वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 70 लाख दी हुई है बच्चों। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, आप एक दिन में जीनियस नहीं बनने वाले, एक कंटिन्यूस हार्डवर्क करना होगा। डेली क्लास जो भी क्लासेस हो रही है रेगुलरली सिंसियरली अटेंड करनी होगी, तभी आपको कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग क्लासेस में डिस्कस होंगी, और जैसे जैसे आप क्लासेस अटेंड करोगे आपको चीजों में क्लैरिटी आएगी, समझ रहे हो ना? तो एक दिन में आपको सारी चीजें नहीं आने वाली, इट विल टेक टाइम, समझने में टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या आ गया, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग WDV आ गई। फिर क्या कर दिया, ऐड कर दी परचेजेस, सर आपने कहा था, लेस कर दिया सोल्ड, क्या आ गया, माइनस करके बैलेंस WDV आ गई। सॉरी बच्चों, हर क्वेश्चन में नए न्यू कंसेप्ट होंगे, ये ध्यान रखना। ओपनिंग 70 लाख था, परचेज की 20 लाख की। अच्छा सेल कितने की कर दी? प्लांट ए सेल किया, सिर्फ एक प्लांट सेल किया 18 लाख, माइनस कर दी, क्लोजिंग WDV आ गई। सर यहाँ नया कंसेप्ट क्या है बच्चों, ये डेट्स, परचेज की डेट और यूज की डेट। सर यूज से भी कोई फर्क पड़ता है डेप्रिसिएशन पे? बच्चों अभी तक तो जो 11th-12th में आपने किया या अकाउंट्स में आप पढ़ते हुए आ रहे हो, आप यूज को कंसिडर नहीं करते। आप देखते हो एसेट परचेज कब की है, परचेज की डेट से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देते हो। बट इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन तब तक नहीं लगेगा जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होगी। जब तक एसेट को यूज करना शुरू नहीं करोगे तब तक उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ये बात याद रखना। सिर्फ परचेज मैटर नहीं करता, सिर्फ परचेज मैटर नहीं करता, परचेज के साथ आपको पुट टू यूज की डेट भी देखनी होगी। तो क्या सिर्फ परचेज करने से डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा? यस और नो? यस बच्चों, क्या सिर्फ परचेज करने से डेप्रिसिएशन? आंसर इज नो। साथ में पुट टू यूज होना जरूरी है, जब पुट टू यूज होगा तभी डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है ना? तो एसेट का क्या होना जरूरी है, पुट टू यूज होना जरूरी है। डन बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो हमने देखा, हमने एसेट परचेज की, हमने पुट टू यूज की। अच्छा अब नया कंसेप्ट आता है बच्चों, ऊपर थ्योरी पे चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, मैं इसको स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लेना है ले लो, मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे जा रहा हूँ वापस। सर यस यस पूछो। सर डी प्लांट जब परचेज किया है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि कब वो पुट टू यूज हुआ है, उससे डेप्रिसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो जैसे हमने 5 मई को परचेज किया है ना, और 1 दिसंबर को हमने यूज करना शुरू किया, इसी के ऊपर अभी मैं थ्योरी समझाने वाला हूँ, फिर प्रैक्टिकल पे वापस आएंगे, ठीक है ना? चलते हैं ऊपर, एक बार थ्योरी कंसेप्ट पे देखते हैं। डन बच्चों, देखो बच्चों कंसेप्ट क्या लिखा है। सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू लेंगे, हम भी यही कर रहे थे, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को ओपनिंग वैल्यू। सबसे पहले हमने ओपनिंग WDV ले ली, फिर क्या लिखा है, ऐड करोगे किसको, परचेज करो,
हम भी यही कर रहे थे, ऐड कर रहे थे परचेज को। फिर क्या लिखा है, लेस करो सेल वैल्यू को, हम भी यही कर रहे थे, लेस कर रहे थे सोल्ड को। या फिर अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला, मान लो कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो भी माइनस होगा। फिर हम क्या करते थे, बैलेंस निकाल लेते थे, इसके बाद बैलेंस WDV निकाल लेते थे। अच्छा, बैलेंस WDV निकाल लेने के बाद उस पर क्या लगता था, डेप्रिसिएशन। फिफ्थ पॉइंट में डेप्रिसिएशन लगता है। बच्चों डेप्रिसिएशन के लिए ना दो सिचुएशंस बनेंगे, या तो डेप्रिसिएशन लगता है हाफ या लगता है फुल। सर हाफ कब लगता है, सब लोग अटेंटिव है ना, किसी को नींद तो नहीं आ रही, नो सर। पानी वानी पी लो, रजिस्टर पेन लेकर बैठो, नोट डाउन करो। बच्चों सभी मेरी स्क्रीन पे विजिबल है, अगर कोई सो रहा है ना तो वो भी नजर आएगा। हाँ जी, सभी अटेंटिव होके बैठे। हाँ जी, ध्यान देना इधर, सिर्फ मैं ही नहीं देख रहा, सारे बच्चे भी देख रहे हैं। हाँ जी, ध्यान देना बच्चे इधर। तो हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस WDV की, बैलेंस WDV पर डेप्रिसिएशन लगेगा। यस बच्चों, या तो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा या फिर फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, हाफ डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कंडीशन क्या है, पहला पॉइंट ये है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। सेकेंड पॉइंट क्या है, एडिशनल पॉइंट क्या है, पुट टू यूज कितना बच्चों, लेस देन 180 days. 180 डेज। सर ये 180 डेज का चेक करना पड़ेगा। बच्चों इधर देखो, आप ये देख रहे हो, हमारा फाइनेंस, मान लो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हम लोग प्रीवियस ईयर देख रहे हैं 21-22। ध्यान से समझना, शुरू कब होगा, अप्रैल 21 में शुरू होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और खत्म कब होगा, मार्च 22, है ना। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 21 में शुरू हुआ है तो मार्च 22 को खत्म होगा। आपको डेज का पता ही है, कितने कितने डेज होते हैं अप्रैल में, 30, 31, है ना, 30, 31, 31, 30, अगेन 31, 30, 31, 31, 28 एंड लास्ट में 31। अच्छा, 180 डेज पुट टू यूज, 180 डेज, लेस देन 180 डेज अगर हम देखें, अगर 4 अक्टूबर या फिर इसके बाद 4 अक्टूबर या इसके बाद परचेज किया है तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। सर डेट कैसे याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी को याद कर लेना, 2 अक्टूबर, 2 दिन और ऐड कर लेना, ठीक है ना। तो 4 अक्टूबर या उसके बाद परचेज किए तो पुट टू यूज क्या होगा, देखो परचेज किए तो यूज उसी से कम ही होगा, और अगर यूज भी 4 अक्टूबर या उसके बाद किए तो भी लेस देन 180 डेज होगा, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। बच्चों 3 अक्टूबर तक परचेज कर रहे हो ना तो 180 डेज पूरे हो जाते हैं। अगर आप 3 अक्टूबर तक परचेज कर रहे हो या 3 अक्टूबर को तक यूज करना शुरू कर देते हो तो 180 डेज पूरे हो जाते हैं। यहाँ लेस देन 180 डेज की बात हो रही है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। अच्छा, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, और कब तक काउंट करते हैं, टिल 31 मार्च। अगर 4 अक्टूबर या उसके बाद हमने पुट टू यूज किया है तो वो क्या होगा, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज होगा। ये बात ध्यान रखना सर, ठीक है, मतलब इससे पहले अगर हमने पुट टू यूज किया है तो 180 दिन से ऊपर होंगे। डन, ठीक है, कंसेप्ट समझ गया आगे। बच्चों अगर पुट टू यूज 180 डेज और मोर है तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर रीडिंग लगवा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर तो लेस देन, इफ एनी एसेट was put to use for less than 180 days। अच्छा, लेस देन 180 डेज के लिए कैसे चेक करोगे, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। क्या ट्रिक बताई है, लेस देन 180 डेज कैसे चेक करोगे, अगर 4 अक्टूबर और उसके बाद यूज कर रहे हैं, यूज करना शुरू कर रहे हैं तो पुट टू यूज लेस देन 180। बच्चों नोट कर लेना, इनकम, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है, और पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जो होती है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है इनकम टैक्स में। पहले वाला कंसेप्ट बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। यहाँ या तो फुल डेप्रिसिएशन लगता है या फिर हाफ डेप्रिसिएशन लगता है, और 180 डेज या उससे कम पुट टू यूज है तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, शैल बी अलाउड एट हाफ द नॉर्मल रेट। अब नॉर्मल रेट कितना है, मान लो 15% है, ठीक है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, नॉर्मल रेट का हाफ 7. बिल्कुल बच्चों 7.5%। आज मुझे लग रहा है सीमा मिसिंग है। वेरी गुड बच्चों, आंसर भी कर रहे हैं बच्चे, मैसेज भी कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो शाबाशी मेरी तरफ से। हाँ जी बच्चों, तो अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा ऑफ नॉर्मल रेट। और पता कैसे चलेगा कि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, अगर 4 अक्टूबर या उसके बाद पुट टू यूज की है तो लेस देन 180 डेज पुट टू यूज है। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, मतलब उससे बाद की सिचुएशन, ठीक है ना। डन। और अगर आपको क्वेश्चन में पुट टू यूज की डेट नहीं गिवन,
लेकिन आपको परचेज की डेट 5 अक्टूबर दी हुई है, तो यस बच्चों, परचेज की ही डेट आपको 5 अक्टूबर दी हुई है। इट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज, यस दृष्टि, क्या कंक्लूजन निकलेगा? So half depreciation. क्योंकि परचेज ही बाद में की है ना, 4 अक्टूबर के बाद परचेज की है, तो ऑब्वियस सी बात है पुट टू यूज तो लेस देन 180 डेज हो गई, है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली एक कंक्लूजन निकल आता है। ठीक है सर, ये तो लेस देन 180 डेज के केस में हाफ डेप्रिसिएशन है। बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। एंड फॉर दिस पर्पस इट्स एक्चुअल कॉस्ट शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू। ये कंसेप्ट अभी ये जो लिखा हुआ है ना कि एक्चुअल कॉस्ट को अलग कर देंगे डब्ल्यूडीवी में से, अभी ये प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको टफ नहीं लगेगा, ऐसे लिखी हुई लाइन थोड़ी टफ लगती है, प्रैक्टिकल कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ देर इज अ नेगेटिव बैलेंस, बच्चों दिस इज इंपॉर्टेंट, ये न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। इफ देर इज अ नेगेटिव बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब प्लांट प्लांट ए बी सी और डी सबकी वैल्यू मिला के थी, मान लो 80 लाख थी, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, 80 लाख थी। अच्छा सोल्ड हो गया कितने में? 90 लाख में। बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस Minus 10 lakh. 10 लाख। अच्छा आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है कि अगर कॉस्ट से सेल कंसिडरेशन ज्यादा हो तो इट मींस क्या होगा? प्रॉफिट। Profit. बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, प्रॉफिट होगा। तो यही यहाँ पर भी मतलब क्या है, इफ देर इज नेगेटिव बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी कंसिडर्ड टू बी कैपिटल गेन, क्योंकि एसेट है तो प्रॉफिट ना बोलकर उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। सेल वैल्यू पूरे ब्लॉक की वैल्यू को एक्सीड कर रही है, सेल वैल्यू ब्लॉक की वैल्यू को एक्सीड कर रही है, जिससे बैलेंस क्या आ रहा है? हमारा नेगेटिव आ रहा है। अच्छा नेगेटिव बैलेंस आने का मतलब क्या है? दैट देयर इज अ गेन, क्योंकि सेल वैल्यू ब्लॉक की वैल्यू को एक्सीड कर रही है, सेल वैल्यू ज्यादा, देन देयर इज गेन, गेन मींस कैपिटल गेन एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर ये शॉर्ट टर्म नहीं समझ में आया, ये कौन सी नई वाला है? बच्चों अभी याद कर लो, सेक्शन 50 में लिखा हुआ है, सेक्शन 50 में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएबल एसेट्स जो होती हैं वो हमेशा शॉर्ट टर्म होती हैं, हमेशा शॉर्ट टर्म होती हैं, वो कभी लॉन्ग टर्म होती ही नहीं, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। नोट कर लो अपने पास, डेप्रिशिएबल एसेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म होती हैं, जिन पर डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन लग रहा है ये हमेशा शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं, ये कभी लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं होती। ऐसा कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? 50. सेक्शन 50 में लिखा हुआ, ठीक है ना। नेहा आप अटेंटिव हो? यस नेहा राघव। Yes, sir. रजिस्टर दिखाना एक बार अपना। सत्य तुमने भी रजिस्टर पे नोट डाउन किया है ना, चीजों को नोट डाउन कर रहे हो साथ साथ? नहीं सर, मैं सुबह करूँगा, स्क्रीनशॉट लेकर आ रहा हूँ। इट्स रियली गुड। ठीक है कोई बात नहीं, आप ध्यान देना इधर, ठीक है। मेरा पर्पज सिर्फ एक ही है, बच्चे चीजों को बहुत अच्छे से समझें। हाँ जी श्योरली, ध्यान देना बच्चे। हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा हम लोगों ने ये समझ लिया कि भाई हमारी ब्लॉक की जो वैल्यू है सेल कंसिडरेशन उसको एक्सीड कर रही है, दैट मीन्स वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोग किसकी सिचुएशन में? प्रॉफिट की सिचुएशन में। और जब भी एसेट्स पे प्रॉफिट होता है तो दैट इज नोन एज कैपिटल गेन, उसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं। अच्छा डब्ल्यू डी, ध्यान से सुनना जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। भाई डेप्रिशिएबल एसेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म होती हैं, चाहे 10 महीने, चाहे 36 महीने, चाहे 36 साल रखो, उसे रखने के बाद बेचो, ये हमेशा शॉर्ट टर्म रहेंगी। सर कैपिटल गेन में तो लिखा है लेस देन 36 मंथ शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मंथ लॉन्ग टर्म। डेप्रिशिएबल एसेट इज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल। डेप्रिशिएबल एसेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म होती हैं अंडर सेक्शन 50, ठीक है, चाहे इसे 36 महीने रखो चाहे आप 36 साल रखो, ठीक है, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होती हैं। डन। और गेन होगा तो कैपिटल गेन है, लॉस होगा तो कैपिटल लॉस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। इफ देर इज नो एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, बच्चों ये सिचुएशन भी अराइज हो सकती है, अरे बेच दी सारी एसेट्स, बेच दी सारी एसेट्स, बेच दी ए बी सी डी सारी बेच दी, बट स्टिल देर इज सम बैलेंस, एसेट जीरो है, ध्यान देना इसमें, एसेट्स क्या हो गई? एसेट जीरो हो गई, बट वैल्यू का बैलेंस है, वैल्यू का कुछ ना कुछ बैलेंस है। इट मीन्स जो ये जो बैलेंस बचा हुआ ये क्या है? इट्स लॉस। सारी एसेट्स बेचने के बाद भी कुछ कॉस्ट बची हुई है, ब्लॉक की कुछ वैल्यू बची हुई है, तो वो क्या होगा? लॉस। इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्या होगा बच्चों? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अनु आपका क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पॉइंट अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अभी पिक करूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, तो देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, जो भी मैंने लिखा है स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ।
फिर मैं एक बार पॉइंट्स को रिवाइज करूंगा, देन हम लोग प्रैक्टिकल से आगे बढ़ेंगे। ले स्क्रीनशॉट, डन। ध्यान दो, तो हमने रीड चेक किया, अभी समझा क्या। सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू लेंगे 1 अप्रैल की, फिर उसमें परचेजेस ऐड करेंगे, फिर उसमें से सेल माइनस करेंगे, अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम है या स्क्रैप वैल्यू है तो वो माइनस होगी, फिर जो बैलेंस अमाउंट आएगा उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा, वो भी किसका, नॉर्मल रेट का हाफ लगेगा। किसका हाफ लगेगा, नॉर्मल रेट का हाफ लगेगा। नॉर्मल रेट किसी एसेट पे 15% है, किसी पे 40% है, कुछ भी है, ठीक है ना। Done. If there is negative balance at the end of the year, it will be considered to be short-term capital gain. बच्चों डेप्रिशिएबल एसेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म होती हैं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 50 में। यहाँ पर मैंने सर क्या बताया था, सेल वैल्यू ब्लॉक की वैल्यू को एक्सीड कर रही है तो गेन हो रहा है। इफ देयर इज नो एसेट एट द एंड, बच्चों एसेट जीरो हो गई बट स्टिल देयर इज सम बैलेंस इन द ब्लॉक, तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म लॉस होगा। बच्चों उस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि एसेट्स जीरो हो चुकी हैं। बात समझ लो, क्योंकि एसेट जीरो हो गई है, चाहे बैलेंस